हम लोग पढ़ रहे हैं मानव अधिवास, और मानव अधिवास में हमारा टॉपिक जो चल रहा था मानव अधिवास की उत्पत्ति और प्रकार, और हमने पढ़ा था उत्पत्ति से तात्पर्य अधिवासों का जन्म, और अभी अधिवासों का जन्म है वो कैसे हुआ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्राचीन समय में मानव है वो खुली प्रकृति में विचरण करता था, स्वतंत्र रूप से इस धरातल के ऊपर विचरण करता था, और विचरण करने के बाद जैसे ही उसको भूख प्यास लगती थी खूब भोजन करता था, और फिर उसके बाद आवश्यकता से अधिक उसको अगर भोजन की प्राप्ति हो जाती थी तो जितना खाना था उसको खा लेता था, और बाकी जो शेष बचा जो पदार्थ है उसका वो संचयन करता था, उसको संचित करता था, इकट्ठा करता था। वह इकट्ठे हुए पदार्थ को भविष्य के लिए चिंता हो गई कि हमने इसको इकट्ठा तो कर लिया, आने वाले भविष्य में काम आएगा हमारे, लेकिन उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, सुरक्षा के लिए कौन से स्थान का चयन किया जाए, कौन सी जगह का चयन किया जाए। तो उसने सोचा कि ऐसा परिधि वाला क्षेत्र हो जहां पर हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं जा सके, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं जा सके। तो ऐसे स्थान को चयन कर लिया, और ऐसे स्थान को क्या कह दिया गया, घर कह दिया गया। और वही जो घर है उसका रैन बसेरा बन गया, जहां भी जाता अपना काम पूरा करके फटाफट उसी रैन बसेरे में आ जाता, और उसी मानव की तरह उसके आसपास अन्य भी मानव थे, उन्होंने भी अपना क्या बना लिया, रैन बसेरा बना लिया। सब ने अपने अपने घर बना लिए, और सब ने अपने अपने घर बना के एक समूह बना लिया, और इस समूह को क्या कहा, अधिवास कहा। यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। अब भाई आवश्यकता पड़ी, और कहा जाता है कि आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। तो मानव अधिवास की उत्पत्ति व प्रकार की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें उत्पत्ति के बारे में लिखिए। उत्पत्ति है वो कैसे हुई, देखिए भी आवश्यकता के अनुसार उत्पत्ति तो होती है। उत्पत्ति की हम लोग बात करते हैं तो उस उत्पत्ति में लिखें आप लोग, मानव ने अपने विकास यात्रा में जब एकत्रीकरण, मानव ने अपनी विकास यात्रा में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जितना काम में लेना था बाकी बचा लिया, यानी एकत्रित कर लिया। एकत्रित कर लिया, संचित कर लिया। एकत्रीकरण आखेट की अवस्था को पार कर एकत्रीकरण आखेट की अवस्था को पार कर पशुपालन अवस्था के साथ ही कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया। कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया तो पशुओं तथा स्वयं की सुरक्षा के लिए व अनाज भंडारण के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए व अनाज भंडारण के लिए उसने या उसको स्थायी आवश्यकता की, स्थायी आवास की आवश्यकता महसूस होने लगी। अरे भाई, उसके पास एक तरीत आखेट था, उसके पास पशु थे, कृषि करता था तो अनाज था, और उस अनाज का क्या करना था, उसको भंडारण करना था। अब उन सब के लिए, सुरक्षा के लिए
सुरक्षा के लिए स्थायी आवास की आवश्यकता हुई। प्राचीन काल में सभी मानव बस्तियां पशु चारकों व कर्षकों पर आधारित थी। पशु चारकों व कर्षकों पर आधारित थी। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ संघर्ष की स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से आवासों की संख्या में वृद्धि होने लगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ेगी, उसके अनुसार उनकी संख्या में भी वृद्धि होने लगी और कंपटीशन भी होने लगा। सुरक्षा की दृष्टि से आवासों की संख्या में वृद्धि होने लगी। लोग अलग अलग दूरियों पर घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे मानव ने विकास किया। उत्पादन में वृद्धि हुई और वृद्धि से व्यापार और परिवहन का विकास हुआ। तकनीकी विकास और जनसंख्या वृद्धि की संख्या में वृद्धि हुई। पुराने गांव का जो आकार है वो बढ़ने लगा। घर में सदस्य थे पहले 4, बढ़ गए 4 से हो गए सीधे ही 8, 8 से फिर बच्चे वगैरह हो गए 12 हो गए। इस प्रकार से इस वृद्धि दर से जनसंख्या में बढ़ोतरी होती गई और जो घर है उनका जो आवास है वो छोटा पड़ने लगा। तो क्या किया, और आवासों का निर्माण करने लगे और इस प्रकार से इन अधिवासों में वृद्धि आरंभ हो गई। उसका साइज है, उसका आकार है वो बढ़ने लगा। आप लोग किसी भी गांव का पीछे का इतिहास देखें तो कहते हैं कि इस गांव में इतने ही लोग थे और कोई गांव है आज से 50 साल पहले है वो छोटा सा था। अब धीरे धीरे उन्नत इसकी वृद्धि होती गई और काफी बड़े साइज में फैल गया, पता नहीं कितने गुणों में। इसका कारण क्या है? एक तो जनसंख्या में वृद्धि, और जनसंख्या में वृद्धि एक तो वहां जो है लोग जननिक वृद्धि, और दूसरी ये है कि दूसरे क्षेत्रों से लोग आकर वहां बस जाते हैं। तो संख्या में कमी होने लग जाती है और लोग बाहर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और अगर और ज्यादा कमी हो जाती है तो लोग खेतों में ढाणियां भी बसा लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि से गांव की संख्या में वृद्धि हुई। पुराने गांवों के आकार बढ़ने से नगरों के विकास की परंपरा शुरू हुई और वर्तमान में 5000 वर्ष पूर्व मिस्र, सिंधु, दजला फरात की जो नदी घाटियां थी, वहां पर नदी घाटियों के किनारे के ऊपर ये जो बस्तियों का विकास हो गया और धीरे धीरे वो नगरों में प्रोन्नत हो गई। देखिए भाई, मानव की सबसे पहली जो आवश्यकता है वो जल है, ठीक है। और प्राचीन समय में मानव का जो विकास हुआ है वो सारा का सारा जलीय स्रोत के जलीय स्रोतों के आसपास हुआ है। और जलीय स्रोत नदी घाटी पानी है वो नदियों में मिलता था, नदी घाटियों में, और इसी कारण कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, दजला फरात सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि जो प्राथमिक आवश्यकता है वो पानी है, और पानी जहां पानी है वहां लोग
दूर दूर से चल के आके उस जलीय स्रोत के पास अपना आवास स्थल बना लिया और उनमें वृद्धि होती गई, कबीले बनते गए, झोपड़ियों की संख्या बढ़ती गई, आवास और अधिवास बनते गए और अधिवासों के साइज में वृद्धि होती गई और वृद्धि होने के कारण वो धीरे धीरे पल्ली और पूर्वों से बड़े बड़े महानगरों में तब्दील हो गए। तो उत्पत्ति की जो बात करते हैं तो हम लोग आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये बातें हैं। अगले क्रम में हम लोग बढ़ेंगे अधिवास के प्रकार। अगला जो हमारा जो क्रम है वो है अधिवास का प्रकार। अधिवास के प्रकार, टाइप ऑफ सेटलमेंट। अधिवास के प्रकार की बात करते हैं तो देखिए, अधिवासों का जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं, यानी उनके प्रकारों की जब हम लोग विवेचना करते हैं तो उनकी स्थिति, आकार की, घरों की संख्या और वहाँ की जनसंख्या का घनत्व, विकास की अवस्था तथा कार्यात्मक आदि के आधारों पर करते हैं और इन्हीं मानदंडों के आधार पर अधिवासों को अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत कर देते हैं। तो देखिए, कोई भी काम हम लोग करते हैं उस काम का आधार होता है, आधार के बिना कोई काम नहीं होता, आधार है वो कंपलसरी है। तो इसको बांटने का आधार है, माना इन्होंने कितने लोग हैं, कैसी जलवायु है, कैसा धरातल है, क्या कार्य करते हैं, इन सारी बातों को, कितनी संख्या है, कितना घनत्व है, कैसे घर हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, तो इसके आधार पर भीड़ भाड़ वाला है या कैसा डेवलपमेंट वाला एरिया है या दूर दराज वाला क्षेत्र है, पेयजल की सुविधा है कि नहीं है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अधिवासों का वर्गीकरण किया गया है और अधिवासों के प्रकारों में बांटा गया है। तो पहले आप लोग इसको लिख लें, अधिवासों का वर्गीकरण। अधिवासों का वर्गीकरण, उनकी स्थिति, अधिवासों का वर्गीकरण अधिवासों का वर्गीकरण, उनकी स्थिति, आकार आकारिकी, आकार आकारिकी, आकार आकार की, घरों की संख्या, आकार आकार की घरों की संख्या, घनत्व विकास की अवस्था, घनत्व विकास की अवस्था, घनत्व विकास की अवस्था तथा कार्यात्मकता आदि के आधारों पर आदि के आधारों पर, कार्यात्मकता आदि के आधारों पर अधिवासों का वर्गीकरण किया जाता है, उनको बांटा जाता है। भाई, वर्गीकरण किया जाता है और ये अधिवासों के प्रकार कहलाते हैं। यही अधिवासों के प्रकार कहलाते हैं। अब हम लोग इसका जो वर्गीकरण का जो आधार है उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।
तो पहली जब हम लोग बात करते हैं स्थल व स्थिति के अनुसार, स्थल व स्थिति के अनुसार क्या कहा गया इसमें कि भूमि कैसी है। भूमि एक तो ढालू है या समतल है, पथरीली है या उपजाऊ वाला एरिया है, सिंचित है या असिंचित क्षेत्र है, मैदानी प्रदेश है या मरुस्थलीय है, उसकी स्थिति कैसी है, किसी किनारे के ऊपर है या मध्यवर्ती भाग में है, तटीय क्षेत्र में है, स्थल से घिरे हुए क्षेत्र में है, द्वीपनुमा है, कैसी स्थिति है, उसके आधार पर जो विवेचना करेंगे हम लोग वो स्थल व स्थिति की बात है। तो इसमें आप लोग लिख लें अधिवास धरातल के इस भूभाग पर बसा हुआ है और इसके चारों ओर भौतिक व सांस्कृतिक दशाएं कैसी है। अधिवास धरातल के किस भूभाग पर बसा हुआ है। धरातल के किस भूभाग पर बसा हुआ है, इसके चारों ओर भौतिक व सांस्कृतिक दशा कैसी है। चारों ओर भौतिक व सांस्कृतिक दशा कैसी है। भौतिक व सांस्कृतिक दशा कैसी है। इस प्रकार कोई भी अधिवास अपनी स्थिति के अनुसार, कोई भी अधिवास अपनी स्थिति एवं परिस्थिति के अनुसार, स्थिति एवं परिस्थिति के अनुसार विकसित होता है। जैसे शुरुआत में ही हमने चर्चा की थी, भाग है वो भूभाग कैसा है जहां आदिवास का विकास होना है, वो कैसा है, मैदानी है, उबड़ खाबड़ है, पथरीला है, उपजाऊ वाला क्षेत्र है, मरुस्थल है, कैसा है। तो इसके एक दो उदाहरण लिख लें, जैसे मैदानी अधिवास, पहाड़ी अधिवास, मैदानी अधिवास, पहाड़ी अधिवास, पठारी अधिवास या तटीय अधिवास, या जैसे टापुओं के ऊपर बसे हैं, द्वीपों के ऊपर बसे हैं तो द्वीपीय अधिवास। ये लोकेशन के अकॉर्डिंग हो गया भाई, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरा है आकार के अनुसार, ये पहला बिंदु था हमारा स्थल व स्थिति के अनुसार। दूसरा है हमारा बिंदु आकार के अनुसार। आकार छोटा है कि बड़ा है, 2-4 घरों का अधिवास है या फिर बहुत बड़ा है,
हजारों की संख्या में घर हैं उसमें, कैसा है? तो उस हिसाब से भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो किसी अधिवास का आकार उसके क्षेत्रीय विस्तार, लिख ही लें आप लोग, किसी भी अधिवास का विस्तार, किसी भी अधिवास का विस्तार उसके क्षेत्रीय विस्तार, उसके क्षेत्रीय विस्तार तथा जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रीय विस्तार तथा जनसंख्या के आकार के आधार पर निश्चित होता है। आकार के आधार पर निश्चित होता है। आकार के आधार पर निश्चित होता है। इसी आधार पर छोटे बड़े अधिवास बनते हैं। सबसे जो छोटा अधिवास है सबसे जो छोटा अधिवास है उसको पूर्वा, सबसे छोटा जो अधिवास है उसको पूर्वा कहा जाता है। एवं सबसे बड़ा जो अधिवास है उसको वृतनगर सबसे बड़ा अधिवास को वृतनगर कह लो या मेगालोपोलिस कह लो, मेगालोपोलिस कहते हैं। छोटा है उसको तो पूर्वा, यानी पूर्वा में तो थोड़े ही घर होते हैं गिनती के, और जो मेगालोपोलिस है बहुत बड़ा शहर है। मेगालोपोलिस के अनुसार अधिवासों को आकार के अनुसार विभिन्न क्रमों में बांटा गया है। जैसे पूर्वा, जिसको हेमलेट भी कहते हैं, पूर्वा जिसको हेमलेट भी कहते हैं। फिर गांव, ग्राम, नगरीय ग्राम, ग्राम नगरीय ग्राम, कस्बा, कस्बा, नगर, महानगर और वृतनगर, महानगर और वृतनगर, इनका क्रम है भाई। क्रम के अनुसार क्रम है, और ये क्रम कैसे बना है, उनका साइज, आकृति उनकी कितनी बड़ी है, छोटे हैं बड़े हैं, कैसे हैं। प्रारंभ है वो पूर्वा से हुई है। पूर्वे को हेमलेट कहते हैं। हेमलेट से ज़्यादा जो बड़ा अधिवास होता है उसको ग्राम कहते हैं, और ग्राम से ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगरीय ग्राम कहा गया है, जिसमें गांव और नगर दोनों प्रकार की सुविधाएं मिलती है। अब उसके बाद उससे जो ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है वो कस्बा कहलाता है, और कस्बे के बाद और ज़्यादा जनसंख्या और सघनता हो जाती है नगर कहलाते हैं, और उन्नतर वर्दी होने के बाद फिर महानगर और वृतनगर में परिवर्तित हो जाते हैं। महानगर की बात करते हैं तो हमारे भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में 4 महानगर हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई, जिसको मद्रास कहा जाता है,
तो ये है। अब उसके बाद हमारे अगले क्रम में हम लोग बात करते हैं प्रतिरूप के अनुसार, आकारिकी या प्रतिरूप, तीसरा है हमारा। आकारिकी या प्रतिरूप, आकारिकी या प्रतिरूप। तात्पर्य है कि इसकी शेप कैसी है, कैसा डिजाइन है उसका। हम लोग जब किसी बस्ती के ऊपर संयोग रहा तो देखेंगे कि कोई भी अधिवास बसा हुआ है, कोई भी गांव बसा हुआ है, कोई भी शहर बसा हुआ है, हम लोग उसकी अगर हवाई यात्रा करते हैं, उसके ऊपर से भ्रमण करते हैं, तो जैसी आकृति है उसकी, जैसी उसकी शेप है, जैसी आकृति है, वो हमें दिखाई दे जाती है। ये लंबा बसा हुआ है, एक रेखा के रूप में बसा हुआ है, या चकोर है वो चतुर्भुज के रूप में बसा हुआ है, या फिर वो गोलाकार बसा हुआ है, या फिर वो तारे जैसी आकृति में बसा हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य हमारा कि उसकी आकृति है वो कैसी है। तो इन बातों की चर्चा हम लोग आकार के अनुसार जब वर्गीकरण करते हैं, आकार के अनुसार जब हम लोग उनको प्रकारों में बांटते हैं, तो आकारिकी प्रतिरूप कहलाता है। और इस आकारिकी प्रतिरूप में लिख लें आप लोग, इसमें आकारिकी के अधिवास की आकारिकी उसके विन्यास द्वारा निर्धारित होती है। आकारिकी उसके विन्यास द्वारा निर्धारित होती है। आकारिकी उसके विन्यास द्वारा निर्धारित होती है। इसी आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है कि ये कैसे हैं। इसी आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है कि ये किस प्रकार के हैं। जैसे उदाहरण की बात में हम उदाहरण की चर्चा का, जैसे रेखीय में क्या होता है, ये रेलवे लाइन जा रही है भाई, इसके चारों ओर कोई नहर जा रही है, कोई नदी जा रही है, चारों ओर जो बस हम लोग देखते हैं उसको हमें एक रेखा के रूप में दिखाई देता है, उसको रेखीय अधिवास कहते हैं। उसके बाद आयताकार, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि इसके घर है वो चकोर हैं, आयत के रूप में, गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती है। बात वही है कि वो कैसे आकृति में, कैसी शेप में बसा हुआ आयताकार। वर्गाकार, वर्ताकार की बात करते हैं हम लोग तो एक वृत्त के रूप में, एक घेरे के रूप में। ये या तो कोई जलीय स्रोत, कुआं है, जोहड़ा है, बावड़ी है, उसके चारों ओर लोग अपना घर बना लेते हैं, या कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, उसके चारों ओर लोग अपना घर बना लेते हैं, अपना अधिवास बना लेते हैं, तो वो वर्ताकार अधिवास कहलाते हैं। फिर अर्धवर्ताकार और एरीय, कौन से? अर्धवर्ताकार और ये तो भाई ऐसे होता है, तारेनुमा, इनके सहारे हैं वो घर बस गए। और ये क्या है, कोई मंदिर है या जोड़ा है या तालाब है, उसके सहारे घर बस गए, तो ये एरीय प्रतिरूप कहलाते हैं। और इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हुए उन अधिवासों की आकारिकी के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। और इस प्रकार अगला जो हमारा